अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज कुछ अखबारात ने और मीडिया ने ये तासुर देने की कोशिश की कि पैनामा लीक्स के अंदर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ का नाम गलती से आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं था उसमें, ओरिजिनल स्टोरी में भी नहीं था। मे भी उससे कोई मुशाबिहत थी, मे भी उससे कोई लिंकेज थी, लेकिन असल में नाम उनके बच्चों का था। और उसके बाद जो तक़वियत मिली उनके सारे यानी गलत होने के ऊपर, गैर कानूनी तौर पर उस पैसे को ले जाने पर, तो वो उनके तीनों बच्चों के, हसन के, हुसैन के और मरियम बीबी के, उनके बयानात थे जिनके आपस में तज़ाद था और वो आपस में मैच नहीं होते थे। और जितना भी हमला हुआ वो वज़ीर-ए-आज़म की फ़ैमिली के ऊपर हो रहा था। और ये कहा जा रहा है कि जब मिल्कियत जो है उन अपार्टमेंट्स की मेफेयर के अंदर, पार्क लेन के अंदर, वो 90s, लेट 90s से है, और अगर उस वक्त उनके बच्चे जो थे 13-13 साल के थे, तो वो बिलियन डॉलर एम्पायर के मालिक किस तरह से बन गए। और वो जो होल्डिंग कंपनीज़ थी वो उस वक्त भी उसको ऑपरेट कर रही थी थ्रू अ स्विस कंपनी। खैर, इसके ऊपर मैं आता हूँ कि क्या तासुर दे रहे हैं। अगर आप जहांगीर खान तरीन को जानते हैं, अगर आप उनके वाकिफ़ हैं, अगर आपके पास उनका ज़ाती नंबर है, तो प्लीज़ उनको मैसेज कर दें कि वो खरा सच ट्यून कर लें। मैं उनका एक झूठ दिखाने लगा हूँ। झूठ कहूँ, फ्रॉड कहूँ, दो नंबरी कहूँ, मुझे नहीं पता। या तो नाजरीन मुझे बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सी टर्म जो है वो एप्लीकेबल होगी। जहांगीर खान तरीन ने एक बैंक से किया हुआ पर्सनल गारंटी किस तरह से इनहराफ किया, मेरे पास आज वो पर्सनल गारंटी के पेपर्स हैं, मैं अभी उसके मुतालिक आपको बताऊंगा। लेकिन आज से चंद दिन पहले सरगोदा में, DHQ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ कारकुनों ने एक MPA की, एक MNA की क़यादत में वहाँ पे डॉक्टर्स को मारा, उनको हरासा किया, उनको ज़दकूब किया। YDA ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया और डॉक्टर्स ने जो है इसके ऊपर जब हड़ताल की तो फिर उनके एहलकार जिनको पकड़ लिया गया था, उनके कोलीग्स को, उनको छोड़ा गया। ये क्या हुआ वहाँ पे, YDA ने क्यों ये रिएक्ट किया और डॉक्टरों के साथ ये तूफ़ान बदतमीज़ी क्यों हुआ, ये भी आपको मैं तफसील से बताऊँगा। सबसे पहले आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि अखबारात में और टेलीविज़न के ऊपर आ रहा है कि जी वज़ीर आज़म का नाम जो है वो गलत तरीके से आ गया है और अब पैनामा लीक्स के अंदर से उन्होंने उसकी तरदीद कर दी और उसको निकाल दिया गया है। जो ओरिजिनल उनकी ईमेल है या जो ओरिजिनल उनका टेक्स्ट है, मैं आपको बता दूं क्लैरिफिकेशन का, उनका ड्यू टू एन एडिटिंग एरर अ सेंटेंस इन एन अर्लियर वर्जन ऑफ द स्टोरी implied that the Prime Minister of Pakistan controlled an offshore company that appeared in the Panama Papers files. It is his children who control the offshore companies. Absolutely. मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और अगर यहाँ पे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद वज़ीर आज़म का नाम एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिया गया था और अब वो निकल गया और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और साजिश जो है वो एक्सपोज हो गई है और वो अपनी जान मर गई है, आई एम सॉरी, आई हैव बैड न्यूज़। दिस इज़ नो कॉन्स्पिरेसी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। और मुझे लग रहा है ये किसी न किसी को लेके जाएगी ये पैनामा लीक्स जो अपने साथ। 9 तारीख को पैनामा लीक्स मज़ीद आने वाली हैं। उसमें तकरीबन 400 पाकिस्तानियों के नाम होंगे, जिनमें से बहुत से का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। उसमें बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, उसमें कोई रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, जर्नल भी हो सकते हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं और उसमें कोई मीडिया कंपनीज भी हो सकती हैं। बट वो कौन होंगे ये तो 9 तारीख को ही पता चलेगा जब वो लीक सामने आएगी, या जो पैनामा के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, जर्नलिस्ट, वो ही बता सकते हैं इनसाइड उसके ऊपर कि किस किस का नाम मुतवक्की है। लेकिन अब हालत ऐसी हो रही है कि जिसका नाम नहीं आ रहा उसको दुख भी होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा कि यार मैं किसी काबिल नहीं, किसी जगह पे मेरा नाम नहीं आ रहा। बट एनीवे, जब ये पैनामा लीक्स का शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म ने एक तकरीर की आके, जो पहली तकरीर उनकी थी पैनामा से मुतल्लिक, वो क्या थी, उसमें एक जुमला बड़ा काबिल गौर है, वो सुने ज़रा। मैं अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में आज पहली बार ज़ाती हवाले से कुछ कहने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे इन गुजारिशात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि एक बार फिर कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। एम्फसिस ख़ानदान पे, मुझे और मेरे ख़ानदान, क्योंकि अगर मेरे ख़ानदान को हमला होता है तो वो ज़ाहिरी बात है कि मेरे ऊपर हमला है। और यानी अगर कोई मेरे बच्चों के ऊपर बात करता है तो मैं बड़ा क्लियर हूँ एज़ मुबशर लुकमान, मैं समझूंगा कि वो मेरे ऊपर बात हो रही है।
तो वो ठीक है, वो समझना ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये एम्बिग्विटी पहले दिन से नहीं है कि ये जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं या इनमें जो पैसा है या ये जो रकम है ये किसके नाम पे है। और उनके मुतालिक हम ये समझ रहे हैं कि उनके पास ये बिसात नहीं थी उनकी कि वो बाहर इतना बड़ा कारोबार कर लेते बगैर किसी कैपिटल के। हमें उस कैपिटल की सोर्स पता करनी थी, हमें उस कैपिटल की जो इनपुट है वो पता करनी थी, और फ्लो ऑफ कैपिटल जो है उसके मुतालिक हमें पता करना था। और यही वज़ीर आज़म से पहले दिन से सवाल आते हैं कि इतनी छोटी उम्रों में उनके बच्चों के पास इतने कहाँ से आए। तो जब हमें कहानियाँ सुनने को मिलना शुरू हुई कि सऊदी अरेबिया में गए, उधार लिया और वहाँ पे एक स्टील मिल बनाई, और फिर वो स्टील मिल ने इतनी तरक्की की कि वो दुनिया की टॉप 200 स्टील मिल्स में नहीं पहुँच सकी। लेकिन उसके बावजूद उसका जो प्रॉफिट था वो इतना था कि अरबों डॉलर और अरबों पाउंडों पे, पता नहीं कितना, मुझे नहीं पता, मैं तो इतने ज़ीरो भी नहीं ऐड कर सकता, इतना हिसाब मेरा तो कमज़ोर है ज़रा कि कितना है। लेकिन बहरहाल दोज आर द क्वेश्चंस एट्रीब्यूटेड टू हिज चिल्ड्रन, नेवर टू हिम। अब लोगों का ये कहना है, नाकदीन का ये कहना है, ऑपोजिशन का ये कहना है कि आपने गैर कानूनी तौर पे इस मनी को, इस पैसे को बाहर भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसको गैर कानूनी यानी इसलिए कि किकबैक्स में और कमीशंस में, इन चीज़ों में वो पैसा एक्वायर हुआ, वो अभी आपके नाम पे नहीं है। ये नहीं किसी ने कहा कि वो अभी आपके नाम पे। बहरहाल इन द डेज टू कम ये स्टोरी ख़त्म होने वाली नहीं है और ये बड़े बड़े अपने जो है रंग बदलेगी। लेकिन जहांगीर खान उम्मीद है आपको मैसेजेस पहुंच गए होंगे लोगों के, और आपको कॉलें भी आई होंगी, और अगर आप खाना खाने लगे थे तो अभी आप टीवी लगा के बैठ गए होंगे, इतनी देर में तो आ गया होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपके हवाले से 11 अप्रैल 2013 को जो लेटर जारी किया, जो लेटर आपने हर एक को परसों दिखाया था, एक दिन पहले हमारे शो के बाद, कि जनाब ये स्टेट बैंक की क्लियरेंस है कि मेरा कोई नाम नहीं है इसमें, मैंने कोई लोन राइट ऑफ नहीं कराया। वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जिक्र है वो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का जिक्र है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर में कहीं पे भी, और मैंने पूरा लेटर पढ़ा है हालांकि वो अंग्रेज़ी में है, कहीं पे भी फारूकी पल्प लिमिटेड का जिक्र नहीं किया गया, ना ही सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स का जिक्र किया गया है, ना ही टांडियां वाली शुगर मिल्स का कहीं पे भी जिक्र मौजूद है। इन तीनों के मतलब ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं जहांगीर खान तरीन साहब कि इनकी कहानी क्या है और इनसाइड स्टोरी क्या है। मैं आपको आपकी एक और इनसाइड स्टोरी मीनवाइल देने वाला हूँ। आपको मैं आता हूँ आपकी तरफ से दी हुई क्लैरिफिकेशंस की जानिब, जो आपने क्लैरिफिकेशंस दी, जिसमें आपने फैसल बैंक, यूबीएल और एमसीबी के लेटर्स जो हैं वो शो किए गए। इन लेटर्स को जब पढ़ा गया, और इनका मतन भी और जहांगीर खान तरीन का मौक़िफ़ भी यही है कि वो फारूकी पल्प मिल्स के डायरेक्टर बाद में बने, मगर इन कंपनियों के कर्जे पहले माफ़ करवाए गए। इन लेटर्स में कहीं ये नहीं कहा गया कि कर्जे माफ़ नहीं किए गए। पहली बात, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कंपनी के डायरेक्टर बने तो इससे पहले इस कंपनी का मालिक कौन था। ये भी आपको आपकी ही ज़ुबानी में सुनाता हूँ जो आपने समा टेलीविज़न के ऊपर कल कहा। वॉच योरसेल्फ। ये कंपनी जो है सर आपके दामाद की थी, ये तो आप इस पे तस्लीम कर रहे हैं ना ये बात? वो भाई उनकी फैमिली की थी, उनकी फैमिली की थी, उनकी सिर्फ कंपनी नहीं थी, उनकी फैमिली की थी, उनका छोटा सा हिस्सा था उसके अंदर, मेरे ख्याल में पूरी फैमिली की कंपनी थी। राइट। जहांगीर खान तरीन साहब, प्रॉब्लम यह है कि मियाँ नवाज शरीफ का भी नाम हम ये नहीं कह रहे कि मियाँ नवाज शरीफ की कंपनी है वो ऑफशोर कंपनी, हम कह रहे हैं उनकी फैमिली की है, हम कह रहे हैं उनके ख़ानदान की है, और उसकी वजह से हम मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उसकी वजह से हम उनके ऊपर सवालिया निशानात उठा रहे हैं। तो अब आपकी बेटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, आपने डायरेक्ट आपने वो बताया। अब आप ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि जो बाकी सवाल उस पर उठते हैं वो कितना कुछ सही और कितना को गलत है। अब दामाद ने कर्जा कब माफ़ कराया बाय द वे? ये हैरत की बात है ना कि जब आप मिनिस्टर थे, जब आप फेडरल मिनिस्टर थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, तब आपका दामाद वो कर्जा माफ़ करवाता है, उसके बाद वो कंपनी आ जाती है आपके पास और आप उसके मालिक बन जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और हुकूमत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज़रा प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करिएगा। कुर्सी मैं आपकी रख दूंगा, जब भी आप आना चाहें यहाँ पे आपके लिए हाजिर है। तो जब नवाज़ शरीफ साहब और उनके बच्चों के एहतसाब की बात की जाती है तो सारे
सड़कों पे आ जाते हैं। अब आपके और आपकी औलाद के एहतसाब के मतलब बात कर रहे हैं तो आप आग बगोला हो रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे जवाबात ज़रूर दे रहे हैं। ज़रा बराए मेहरबानी सामने होके आके दें। अब पैसा तो मुल्क व कौम का ही है ना, वो चाहे आपकी जेब में हो, चाहे वो मेरी जेब में हो, चाहे किसी और की जेब में हो, क्या तो इस कौम का ही पैसा है ना। अब उनका ज़रा हिसाब करते हैं। फारूकी पल्प का ऑडिट और फर्गसन की रिपोर्ट जो है वो भी लेके आते हैं। पीटीआई के जहांगीर तरीन ने 2007 में सरमायाकारी की, कर्जे 2010 में माफ़ कराए गए। सीनियर ऑडिटर्स तरीन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर चुके हैं कि कर्जे तब माफ़ कराए जब वो डायरेक्टर नहीं बने थे। फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड के माली गोशवारों का ऑडिट एएफ फर्गसन ने किया और इससे पता चलता है कि कंपनी 1991 में कायम हुई और 1997 में बैठ गई। 2007 में नए सरमायाकार ने इसमें सरमायाकारी की और ये नया सरमायाकार मैसेस जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स लिमिटेड थी, जमालदीन वाली शुगर मिल्स, जो कि जहांगीर खान तरीन की कंपनी है। और फिर फर्गसन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड की प्रिंसिपल शेयर होल्डर बन गई। बैंक की दस्तावेजात से पता चलता है कि इस कंपनी की जानिब से लिए गए कर्जे 2010 तक माफ होते रहे। ऑडिट रिपोर्ट्स बताती हैं इस कंपनी की जानिब से लिए गए कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग जो है 2007 में शुरू हुई और 2010 में 7,61,61,90,15,000 रुपए का कर्जा बिल तरतीब यूबीएल और मुस्लिम कमर्शियल बैंक से माफ कराया गया। और जब जहांगीर खान तरीन की कंपनी जमालदीन वाली शुगर मिल्स ने 2007 में इसमें सरमायाकारी की तो फिर ये प्रिंसिपल शेयर होल्डर बन गए। स्टेट बैंक ने 28 मार्च 2013 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफपीएमएल ने तीनों बैंकों से अपने कर्जे माफ करवाए। इस कंपनी में जहांगीर साहब और इनके बेटे की सरमायाकारी 638.9 मिलियन रुपीस थी। इस मौके पर एमसीबी, यूबीएल और फैसल बैंक के खतूत भी मैं आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जिनके मुताबिक कर्जे इससे पहले माफ हुए जब जहांगीर खान तरीन कंपनी के डायरेक्टर बने। ये जहांगीर साहब ने लेटर्स दिए थे प्रेस को। माफ होने के बाद वो कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अब मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूं उस कंपनी की। ये वेबसाइट बड़ी मजे की बात है कि 3 दिन पहले तक इसकी वेबसाइट कुछ कह रही थी, 2 दिन वो डाउन रही। आज जब वो दोबारा वेबसाइट ऑन एयर होती है, यानी सोशल मीडिया पे आती है, तो वो बदल जाती है। दोनों के मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं। जहांगीर साहब जब पहले वेबसाइट थी ना, उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप उसमें देखें। उसमें आपका नाम पहले लिखा हुआ है गवर्नेंस में, ठीक है ना। और ये पहले, अब 2 दिन के लिए वो वेबसाइट डाउन होती है और उसके बाद आपका नाम जो है वो उसमें से निकाल दिया जाता है। ये नई वाली अब जो वेबसाइट आज जो इस वक्त अपलोड हुई भी है, जिसको हम ढूंढ सकते हैं वहां पे। और बाय द वे ये शाहिद अकबर फारूकी वगैरह ये सारे हजरात काम कर रहे हैं। जहांगीर साहब आप भी इनको जानते हैं, हम सबको पता है इनका, और हमें पता है क्या क्या किसका क्या क्या ताल्लुक है। आप चाहते हैं तो एक एक ताल्लुक बताना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे आपने 2004 और 2005 में कर्जे माफ करवाए और उनकी तफसीलात अब मैं कुछ बताता हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। कि 2004 में जहांगीर खान तरीन, मिसेस अमीना तरीन और मिस मेहर खान तरीन ने हबीब बैंक लिमिटेड से सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स के नाम पर लिए गए कर्जे 247.587 मिलियन रुपए कर्जे राइट ऑफ करवाए। उसके डॉक्यूमेंट्स में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 2005 में आपने टनियावाला शुगर मिल्स के नाम पर लिए गए 101.467 मिलियन रुपए कर्जे राइट ऑफ करवाए। उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और फिर आपका एक मेरे पास शॉर्ट भी पड़ा है जिसमें आपने कहा कि मैं तो माइनर शेयर होल्डर हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ। चलें आगे चलते हैं। अगर आपके शेयर्स हैं इसमें और अब आप डायरेक्टर नहीं हैं, लेकिन जब लोन राइट ऑफ हुआ तो आपकी फैमिली का नाम भी डायरेक्टर्स में मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर फैमिली डिस्कस हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। मैं अगर आज कोई अराजी ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ और उसको मैं अपने बेटे के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे कर देता हूँ, और क्योंकि उनकी उम्रें बड़ी छोटी हैं, 15 साल और 13 साल, तो डायरेक्ट सवाल उठेगा कि मुबश्शिर लुकमान तुम्हारे बच्चे काम नहीं कर सकते और वे कमा के ये गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके नाम पे ये कैसे आई? अगर है तो फिर तुम जिम्मेदार हो। आई कांट से इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने कहाँ से कमाई और BMW कहाँ से कमाई। ये अब लोग, पीपल हैव ग्रोन अप, उनको इन बातों का यकीन नहीं आता। बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इमरान खान की,
ऑब्वियसली ही इज़ अ नेशनल हीरो, कोई इसमें शक नहीं है। द ओनली पाकिस्तानी हु ब्रॉट और फर्स्ट पाकिस्तानी टू ब्रिंग बैक द वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा JKT हैज़ गिवन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ नो लोन राइट ऑफ्स and will be seeking legal action against those hurling false accusations against him। खान साहब को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे। खान साहब का एक मसला है, खान साहब हर एक की बात पे यकीन करते हैं, वो हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देते हैं, वो उसके बात पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे खान साहब आपको और आपकी तमाम पार्टी वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, क्योंकि ये है खरा सच। और खरा सच में जब हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हम कोशिश ज़रूर करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमारी तहकीक जो है वो मुकम्मल हो। आपको मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। आपको एक पर्सनल गारंटी जो मेरे हाथ में है, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास पड़ी हुई है जहांगीर साहब। हेलो, अगर आपको मैसेज नहीं अभी तक पहुँचा था तो अभी आप देख रहे होंगे। मेरे पास आपकी वो पर्सनल गारंटी पड़ी है, मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, जो जहांगीर खान तरीन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर को लिख के दी। मैसर्स तानियावाला शुगर मिल्स को जो 28 अक्टूबर 1991 को 83.27 मिलियन के लोन का सैंक्शन लेटर इशू किया गया, वो मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए था। और आपने उसमें कहा कि मैं जहांगीर खान तरीन, डायरेक्टर मैसर्स तानियावाला शुगर मिल्स लिमिटेड, 32 N गुलबर्ग 2 लाहौर, वल्द अला नवाज खान तरीन, गारंटी देता हूँ कि आपकी जानिब से पेमेंट ऑन डिमांड और तमाम सूद, कॉस्ट, चार्जेस, खर्चे जो कि ADBP के साथ कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस में दर्ज हैं, वो मैं अदा करूंगा। और मैं इस बात पर भी इत्तफाक करता हूं कि इर्रिवोकेबल गारंटी होगी और मुकम्मल रकम की वापसी तक मैं इस गारंटी पर कायम रहूंगा और आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में दर्ज रकम ज़मानत के मुताबिक वापस देने का पाबंद रहूंगा। और यानी अंग्रेज़ी में ये पूरी है, जिसको मैंने उर्दू में तर्जुमा किया। अगर तर्जुमे में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपना नाम निकलवा लिया। आपने पर्सनल गारंटी देके आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपना नाम निकलवा लिया और ये दावा करना शुरू कर दिया कि आपका उस कंपनी से, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके ऊपर आपको एक ख़त लिखा और वो ख़त भी मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस में बैंक की इजाज़त लिए बगैर कंपनी की डायरेक्टरशिप, सॉरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, कंपनी की डायरेक्टरशिप नहीं बदली जा सकती और बैंक आपका नाम इस डायरेक्टरशिप से निकालने के फैसले को नामंजूर करता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, मैं एशियन कह रहा था, आई एम सॉरी, वो लीक्स की तरह मेरे पास भी एक मिसप्रिंट लिखा हुआ था, मिसप्रिंट तो एडिटिंग मिस्टेक थी। बट जहांगीर साहब, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, बैंक ने आपको क्या लेटर लिखा कि टर्म्स एंड कंडीशंस, बैंक की इजाज़त लिए बगैर कंपनी की डायरेक्टरशिप नहीं बदली जा सकती। बैंक आपका नाम डायरेक्टरशिप से निकालने के फैसले को नामंजूर करता है। सो जब वो लोन राइट ऑफ हुआ, जहांगीर खान तरीन, ही वाज स्टिल द डायरेक्टर ऑफ द बैंक और आपने अपना लोन राइट ऑफ कराया। मेरे पास आपकी हैंड रिटन यानी साइंड सिग्नेचर्स, सील्ड एंड डिलीवर्ड डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ी है। पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट और एनालिस्ट समी इब्राहिम ने मुझे बड़ी पेशेंटली ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद से। समी साहब मेरे दोस्त हैं, इसलिए आई टुक द लिबर्टी ऑफ मेकिंग हिम वेट। लेकिन जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो जहांगीर साहब आए वो सरप्राइज फॉर यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इससे पहले कि मैं मजीद बताऊं, जहांगीर साहब थोड़ा सा वेट कर लें, समी साहब का तजिया भी सुन लेते हैं। समी इब्राहिम साहब, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू यू, मैंने आपको वेट कराया पहले, बट आपको पता है कि मैं बड़ी डिटेल्ड वो दे रहा था जहांगीर साहब के उसके ऊपर। योर टेक सर ऑन पैनामा लीक्स एंड द ऑपोजिशन क्लेम्स। देखें, जो जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब की आपने बड़ी डिटेल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो इसका तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली आप जो बता रहे हैं आपका केस बड़ा मजबूत है। लेकिन मुबशर, आज आपने बड़ा कीमती टाइम है आपके प्रोग्राम का और लोग देखना चाह रहे थे।
बेसिकली दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज़। उन्होंने वो जो एक लेटर लिखा बज़ाहिर चीफ जस्टिस को और उसमें कर्ज़े माफ़ कराने वालों की बात की, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ आ गए और उनका मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ साहब से ज़रा तवज्जो हट जाए, जो उन्होंने माल बनाया उससे तवज्जो हट जाए। और मैं आपको बताऊं कि आज जो मुझे नज़र आया गवर्नमेंट की सफ़ों में, जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, कि जैसे आपने जिक्र किया एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन चल रही है। सबसे पहले तो ये जो लीक्स में था ही नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम है, एक थोड़ा सा कहीं मिस्टेक था। सब बंदे ये कह रहे थे कि जनाब उनके बच्चों के पास पैसे आए, कहाँ से आए सिर्फ उसका सोर्स बता दें। लेकिन अपने एक ग्रुप से, जंग ग्रुप से, जो हमेशा आजकल PTV 2 या PTV 3 आप उसे कह सकते हैं बना हुआ है, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर एक खबर छापी, उसको लीड स्टोरी बनाया और उसकी हेडलाइन थी कि मान लिया पनामा लीक्स वालों ने कि जनाब गलती से नवाज शरीफ का साहब का नाम आ गया। यानी जो काम PTV नहीं कर पाया वो आज जंग जियो ने बड़े ऐसे तरीके से करने की कोशिश की। तो मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट वालों को कि वो सारे जो पैसे हैं वो जंग जियो को दे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी दरख्वास्त है शकील उर रहमान साहब से कि आप जो जंग और जियो के मुलाजमीन हैं, बेचारे कम से कम तनख्वाह पे ये जो आपको इतना कुछ मिलेगा, थोड़ा सा हिस्सा आप उन्हें भी दे दें ताकि उनके घरों के चूल्हे भी जल सकें। लेकिन जो खौफनाक बात जो गवर्नमेंट कर रही है मुबशर, जो आर्मी चीफ ने अकाउंटेबिलिटी की कैंपेन शुरू की, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जनरलों की तस्वीरें छपी, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने यह कहना शुरू कर दिया कि जी इदारों के अंदर जो एहतसाब करने की कोशिशें हैं वो हम समझते हैं कि कौम उसको सही नहीं समझती और ये कोई अच्छी रीत नहीं है। एक अकाउंटेबिलिटी ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो इन तमाम इदारों की अकाउंटेबिलिटी करे। गोया के फौज के अंदर एहतसाब की जो खबरें थीं, जो ये कहते थे कि ये क्या गंगा नहाए हुए हैं, फौज के अंदर एहतसाब नहीं होता, जब वो खबरें बाहर आई तो इसको अप्रिशिएट करने की बजाय, थोड़ा सा अखलाकी दबाव अपने ऊपर बर्दाश्त करने की बजाय ये कहने लग गए हैं कि जो इदारों के अंदर एहतसाब है हम उसकी बजाय एक बड़ा कोई इदारा बनाएंगे और वो हमारे पास इख्तियार आएगा कि हम अपना एहतसाब करें। बिल्कुल उसी तरह मुबशर जिस तरह फरतुल्लाह बाबर ने एक सेनेट में ये दी हुई है, प्राइवेट बिल दिया हुआ है कि जो ISI के अंदर जो प्रमोशंस हैं, उनकी जो फंडिंग है, उनकी जो सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिविलियन के पास आनी चाहिए और ISI का जो हेड है एक 22वें ग्रेड का रिटायर्ड अफसर बनाना चाहिए। तो बेसिकली जी समी साहब, अगर फरतुल्लाह बाबर साहब ख्वाब देखना चाहते हैं तो देख लेते, उनको उनका ख्वाब की ताबीर नहीं मिल रही, उनको आगे चले। ख्वाब की ताबीर तो नहीं मिल रही, लेकिन आज जो जिस तरीके से उस सारे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया पर आके मुस्लिम लीग नून, लेकिन समी इब्राहिम मेरा एक सवाल है, असल में डिफेंड किया। मैं एक अखलाकी सवाल करना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगा, आपको पता है मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा तो काम ही नहीं है वो। मैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, जो भी मिलेगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ लीड वो कर रहे हैं जिनकी अपनी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये कौन सा दूध के धुले में, सारों को एक चक्की में जाना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट ने जो ये बात कही है कि हम पंडोरा बॉक्स पूरा खोल रहे हैं, ये बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव थी और इसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट को यह पता है कि जिस तरह हमने माल बनाया, ये जो सारे पार्लियामेंट में 300-400 लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको किसी को भी आप दुम उठा के देखें तो ये मादा है, तो ये इन सारों के सारे इतने माल बनाए हुए हैं। तो जो हमारे ऊपर जो सवाल है उसको रोकने की क्या बात की जाए कि ठीक है जी सबके खाते खोलो। जब सबके खाते खोलेंगे तो फिर आप देखेंगे अब गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, TOR पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, टाइम बाय किया जाएगा। हालांकि ये एक बड़ा सिंपल केस है, किस चीज का फोरेंसिक ऑडिट। बात यह है कि आपने अपने इलेक्शन के गोशवारों में अपने जायदाद का जिक्र नहीं किया, इन पैसों का जिक्र नहीं किया जो आपके बच्चों ने बनाए हैं। सबसे पहले तो इमीडिएटली अगर कोई ये मुल्क होता, यहां पर कोई रूल ऑफ लॉ होता, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करता है इस इंफॉर्मेशन को छुपाने की बुनियाद पर, और अगली कहानी वहां से चलती। तो ये जो गवर्नमेंट ने सारा कुछ उड़ाई है, ये बात इसीलिए उड़ाई है कि ये सारे के सारे करप्ट हैं और करप्शन का जो एहतसाब कभी नहीं हो सकेगा अगर ये सब उसकी लपेट में आ जाएं। तो जो आप आज बयान कर रहे हैं बातें, इसी तरह का एक बंदा नहीं है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी फाइलें हैं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस मुल्क में लूट मार करने वालों ने रिसोर्सेज पर कब्जा किया, क्योंकि सिराजुल हक साहब सबसे ज्यादा क्लीन लगते हैं मुझे, तो उनके पीछे आ जाएं, खड़े हो जाएं, क्या करें, सोल्यूशन क्या? नहीं, मुझे नहीं पता सिराजुल हक साहब कितने क्लीन हैं या उनका पैगाम नहीं, क्या, उनका लाइफस्टाइल तो देख के पता चलता है कि वो सादा है।
नहीं, वो सादा तो हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो शायद उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो लोग उनके पीछे खड़े हो सकें या उनके पीछे जाएं। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं ना अकाउंटेबिलिटी की, वो भी ठीक है, ये लोगों का हक है मुबशर, वो जिसको मर्जी ले आए। अगर सिराजुल हक साहब को इलेक्शन में वोट मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन हल नहीं है। जैसे नून लीग सोच रही है कि एक ऑप्शन ये भी है कि कौमी असम्बली को तोड़ के सिर्फ उसके इंतखाबात करा दिए जाएं। भाई पंजाब में वज़ीर आला होंगे, उधर जरदारी साहब वज़ीर आला होंगे, वो असम्बली 5 साल की इलेक्ट हो जाएगी, तो फिर बाद में वो असम्बली सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करवा देगी। तो ये कानून को अपनी लौंडी बनाकर जो तमाम की तमाम जो रूल्स हैं, जो बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक है। और इसकी वजह से जमहूरियत को खतरा है, इसकी वजह से निजाम को खतरा है। आज एक्सप्रेस अखबार में एक कॉलम छपा। पहले तो एक्सप्रेस के कॉलम में इसलिए पढ़ता था क्योंकि उसमें यास खान और लतीफ़ चौधरी वो लिखते हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लिखते हैं दोनों। लेकिन अब हमारे एक और दोस्त अली अहमद ढिल्लू जो है वो भी लिखना शुरू हो गए, और अली अहमद ढिल्लू बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 लाइनें लिखी। उन्होंने कहा कि उनका जो कॉलम है तलखियाँ, कि 26 दिनों में वज़ीर आज़म के कौम से 3 दफ़ा खिताब ने हर पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ होने वाला है। क्या वाकई कुछ होने वाला है, या फिर से ये पैनामा लीक्स का फितना कुछ ही दिनों में अपनी मौत आप मरने वाला है और फिर गो नवाज गो का खतरा जो है टल जाएगा? आपकी क्या टेक है उस पर? देखें, पनामा लीक्स के बारे में जो ये सारी गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरीके से सारे इशू को फ्रेम किया जा रहा है, आज ये कहा है हुकूमती लोगों ने कि जनाब ये इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां हैं। ये एक इंटरनेशनल साजिश है जिसमें पाकिस्तान की एजेंसियां शामिल हैं। पाकिस्तान की फ़ौज पर जो तनकीद की जा रही है, उसको जो निशाना बनाया जा रहा है, ये एजेंडा है भारत का, ये एजेंडा है शायद अमेरिकन का भी, ये एजेंडा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का है कि पाकिस्तान की फ़ौज को क्रिटिसाइज़ किया जा सके। बेसिकली ये जो सारे का सारा मामला है, जिसकी वजह से अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, वो जब हरकत करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे किसी और इदारे की तरफ से हो, तो इसको ये गवर्नमेंट कहेगी कि डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। एक आपके लिए सवाल मेरा भी है, ये 3 खिताब हुए, इतना बड़ा भारतीय एजेंट गिरफ्तार किया गया जो पूरा एक नेटवर्क चला रहा था। आपके सेक्रेटरी खारजा भी गए, वहां पर जाके वो मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। मुझे ये कहा गया कि डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है। मुझे मुबशर ये बात बताएं, आपके घर को इंडिया आग लगा रहा है, LOC पर फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करना चाह रहा है, तो क्या अगर पहले तो जाना नहीं चाहिए था? अगर आप गए भी तो क्या स्पॉट फेस के साथ आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था? आपको बताना नहीं चाहिए था उन्हें कि हम कोई कमजोर लोग नहीं है, हम एक न्यूक्लियर नेशन है? आप मुस्कुराहटों के वहां पर जाके तबादले कर रहे हैं और वहां से पैगाम क्या लेके आए हैं कि कुलभूषण यादव को हमारे हवाले कर दो। मैं तो ये सोच रहा हूं कहीं रेमंड डेविस की तरह कुलभूषण यादव को भी ये उनके हवाले करने की कोई बात ना सोच रहे हो। यहां पर इस्लामाबाद में जो वाइब्स हैं, इनके जो मिजाज हैं, मुबशर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं और मामूली मामूली बात पर ये पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाते हैं। अगले चंद दिनों में आप देखिएगा किस तरह खुलकर ये पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अफवाज पाकिस्तान जो है उनके पीछे तो पूरे का पूरी कौम खड़ी है। अगर ऐसी गलती किसी ने की तो फिर ये खुद साख्ता या सो कॉल्ड जमहूरियत जो है ना, लोग खुद इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे सामने आके। ये मैं भी आपको अपना तज्जिया बता रहा हूँ। मुबशर, ये मैं नहीं कह रहा खुद साख्ता जमहूरियत, या आप नहीं कह रहे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज जस्टिस अजमत सईद के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि क्या ये पंजाब, ये कोई पुलिस है पंजाब में कोई मौजूद है, या ये सब छोटू के पीछे चले गए हैं? एक और केस में एक और जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि तालीम और खुराक देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। क्या रियासत ये जिम्मेदारी अदा कर रही है? जमहूरियत का एक ढोंग है यहाँ पर, जो हम सब चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, लेकिन इस वक्त जो डेमोक्रेसी है, ये चंद लोग पाकिस्तान के वसाइल पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, पैसे की बुनियाद पर पैसा बनाते हैं और उस पैसे की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जीतते हैं और सारे के सारे निज़ाम को उन्होंने ख़रीदा हुआ है। और लोगों की जो, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लोगों की बहुत बड़ी तादाद, मेजॉरिटी जो है वो जमहूरियत तो चाहती है, लेकिन ये जमहूरियत जिसमें चंद ख़ानदानों को माल बनाने की इजाज़त हो, ऐसे निज़ाम को वो नहीं चाहती। और आने वाले दिनों में ये हुक्मरान गलती करेंगे। सबसे बड़ा खतरा इस निज़ाम को ये करप्ट सियासतदान है,
ये इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं झूठ और करप्ट के इस निज़ाम को, लेकिन ये निज़ाम बचेगा नहीं। और ये चाहते हैं कि हम शहीद हों, ये चाहते हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं तरक्की का सफ़र, ये अगर रुक गया तो तरक्की का सफ़र, यानी अगर आप, ये अजीब मुल्क है, अगर आप डैम बनाने की बात करें तो ये मुल्क टूटता है। अगर किसी बेईमान आदमी से जिसने दौलत जमा की आप उसे कहते हैं कि अपनी दौलत का हिसाब दो, तो फिर ये मुल्क टूट जाएगा। ऐसे निज़ाम को क्या करना जो लोगों को रोटी नहीं दे सकता, लोगों को पानी नहीं दे सकता, लोगों को अद्वियात नहीं दे सकता, लोगों को तालीम नहीं दे सकता, दिन दहाड़े लोग अगवा होते हैं, किसी की इज्जत को महफूज नहीं कर सकता। क्या करना इस निज़ाम का, ये पाकिस्तान के बड़ों को सोचना पड़ेगा। और इन सियासतदानों की वजह से जमहूरियत पर से पाकिस्तानियों का इत्मीनान उठता जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि ये जो शोबदाबाज हैं, बैरूपी हैं, इनको निकाल के असल जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो आए। उसके लिए ज़रूरी है इंतखाबात, लेकिन रुथलेस अकाउंटेबिलिटी के बाद, वगरना ये फिर जो सारे के सारे लुटेरे या बैरूपी हैं ये फिर दोबारा आ जाएंगे। एक बात तो मैं मानता हूं कि जहां ही खाने से 24 अफराद मर जाएं और एक ही ख़ानदान के 8 अफराद, तो वहाँ पे पूरे हुक्मरानों को जो है ना वो हाज़िर करना चाहिए और उनको लाइन हाज़िर करके उनसे सवालात करने चाहिए। एक ब्रेक का आपको वेट करना पड़ेगा जहांगीर साहब अगली बात के लिए। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। समी इब्राहिम साहब, मेरे पास जेरल्ड रायल की एक ईमेल आई है और उससे जो कंसोर्शियम है जर्नलिस्टों का ICIJ, उसके डायरेक्टर हैं ये, और उनसे किसी ने पूछा कि जी आज आपके हवाले से जो रिपोर्ट न्यूज़पेपर्स में छपी हुई है क्या ये सही है क्या गलत है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया है कि द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ वाइडली मिसलीडिंग, वी सिंपली मेड इट मोर क्लियर that the link to the PM was through his children. That was already clear, but we made it more clear. I think इससे तो सारी एम्बिग्विटी ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अब इसको वो कल सुबह को वो 6 कॉलम की न्यूज़ नहीं बनेगी है जो आज बनी थी। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इशू को कंफ्यूज करने के लिए मुझे अफसोस ये है कि इतना बड़ा एक वो मीडिया ग्रुप, मैं खुद भी उसमें काम करता रहा हूँ, ये आज जिस अंदाज में उसको ट्विस्ट किया है, इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इनके लिए ये बच्चों का खेल है। और जिस अंदाज में मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया उसके ज़िम्मे ये काम नहीं रहा कि वो सच दिखाए। मीडिया के तो पास एक मिरर होता है, आईना, जो लोगों को दिखाता है सही सूरत हाल, जिसकी जो तस्वीर है वो नज़र आती है। लेकिन अब मीडिया परसेप्शन बिल्ड करने के लिए, यानी एक वो जो गोएबल्स की थ्योरी थी कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो लोगों को सच लगने लग जाए, उस पर आप पैकेजेस बना के दें। इस पे समी साहब मुझे एक बात बताएं कि इस पे आप क्या झूठ, आपका नाम गलती से निकल गया जी, सॉरी, आपकी बात क्लियर है। मैंने कहा इस पे क्या अब आप कहेंगे कि कल भी मैंने दिखाई, आज भी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है PTI KPK की तरफ से, ना परवेज खटक की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। लोगों ने मुझे कहा कि ये JKT से लिंक्ड है, मैं इसको नहीं मान रहा क्योंकि बज़ाहिर मुझे उनका ट्रेल नहीं मिलता, उनका लिंक नहीं मिलता इसमें। लेकिन वो स्टोरी ये है कि एक तरफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एसोसिएशन, वो कॉन्स्टेंट इश्तिहार दे रही है कि हमारे कई सालों में रेट्स नहीं बढ़े, बहुत नॉमिनल से 30-35 अद्वियात के ऊपर रेट्स बढ़े हैं। दूसरी तरफ मैं आपकी स्क्रीन पे लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूं कि जहां KPK गवर्नमेंट ने 300 से लेके 400% तक महंगी दवाइयां खरीदी हैं। ये कैसे हो गया इंक्रीज? वहां पे क्या करप्शन हो रही है या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? वी नीड टू लुक एट ऑल द प्रोविंसेस, सारे हमारा मुल्क है, एक को तो नहीं हमने सिर्फ देखना पंजाब को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पर्टिकुलरली इस स्टोरी का पता नहीं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ये उनका काम है, वो इसकी वजाहत करें। देखिए ये प्रॉब्लम हमें हर तरफ नजर आ रही है। आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, वो जो एक वहां पर झगड़ा चला हुआ है, बैंक के MD हैं और मिनिस्टर साहब हैं, वो भी झगड़ा है। KPK की गवर्नमेंट भी, उसमें भी ये करप्शन के मामलात हैं। जब मसला यहां पर ये है कि जब आप एक चोर से ये कहते हैं तो वो कहते हैं वो दूसरा भी चोर है। प्रॉब्लम ये है कि अब इस वक्त चूंकि नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि दूसरों की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। KPK के अंदर जो करप्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तहरीक इंसाफ पर है, परवेज खटक साहब पर है, और इमरान खान बतौर एक पॉलिटिकल लीडर उनका काम है कि वो उसको आके उसका वो जवाब दे, ये उनका काम है। लेकिन यहां पर आप किसी भी बड़े आदमी को पकड़ें तो वो कहेगा कि जनाब ये
आप भी चोर हैं, आप बताएं आपने ये कैसे किया। अब आपने जहांगीर खान तरीन साहब की ये सारी बातें आपने दिखाई हैं, सुनाई हैं, उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो आपके प्रोग्राम में आते और आके फेस करते और बताते कि जनाब हाँ ये क्या, ये है, ये इस तरह से है। लेकिन पाकिस्तान में ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने जो ये कहा कि चंद लोग, उसमें नून लीग के भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं, अब ये सारे इसीलिए डरते हैं कि हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं। जरदारी साहब ने कम पैसे बनाए होंगे, हर पार्टी में बशमूल एमक्यूएम अच्छे लोग भी हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इसमें, जहां पे गलत लोग हैं वहां अच्छे भी हैं। प्रॉब्लम अच्छे लोगों की ये है कि वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो बोलते नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून की काबीना ने वजीर आजम साहब पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया। मुझे एक नून लीग का बंदा बता दें, जब से 7.5 महीने बाद आधी ज्यादा काबीना ने शक्ल देखी अपने वजीर आजम की। नहीं, एक नून लीग का बंदा मुझे बता दें जिसने ये कहा हो प्राइम मिनिस्टर से कि सर जी कुछ थोड़ा सा बयान कर दें। वो सब कहते हैं नहीं जी शेयर बड़ा जबरदस्त है, इंस्टेबिलिटी हो रही है। कोई ये कल्चर ही नहीं है पाकिस्तान में। ये इवन एमक्यूएम भी उसमें वो मिडिल क्लास लोगों को लेके आए, लेकिन वो बूत हैं सारे के सारे। एक बंदा मुझे बताएं जिसने कभी अल्ताफ हुसैन के सामने कहा कि जनाब आप ये जो रात को तंजीमी कमेटी तोड़ते हैं और सवेरे राब्ता कमेटी तोड़ते हैं, ये मत तोड़ें। ना नून लीग में, ना पीपल्स पार्टी में, ना एएनपी में, किसी पार्टी के अंदर कोई ये कल्चर ही नहीं है। ये लिमिटेड मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है, करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वो आज से कुछ दिन पहले सरगोदा में डीएचक्यू में नून लीगी एमएनए हामिद हमीद के ब्रदर इन लॉ जो हैं अब्दुल रशीद, वो इमरजेंसी वार्ड में ब्लड प्रेशर चेक करवाने गए। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मौजम ने उन्हें अटेंड किया और कहा कि बिस्तर पर लेट जाएं ताकि चेकअप हो सके। कहा और कल लेटने से इनकार किया और डॉक्टर कहा वो अपनी कुर्सी छोड़े और उन्हें उसी कुर्सी पे बिठाकर चेक करे और डॉक्टर खुद खड़ा हो। इस हुक्म के इनकार पर एमएनए के रिश्तेदार के साथ जब और काफ़ी बंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया और उस डॉक्टर को जान से यानी कि जान बचाने के लिए हॉस्टल से मज़ीद डॉक्टर्स भागते हुए आए। इस वाक़े के बाद डॉक्टर्स और कारकुनान में मुठभेड़ हुई। 100 से ज़्यादा यानी पॉलिटिकल गुंडे जो हैं वो वहाँ पे आ गए और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स को मारा और ज़दकूब किया। और जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे लॉक किए उन्हें काफ़ी देर यरगमाल बनाए रखा। डीसीओ की दखलंदाजी के बाद उन्हें कई घंटों के बाद छुड़ाया गया, बाजियाब किया गया। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, लेकिन डॉक्टर मौजम जो ड्यूटी पर मौजूद थे उनको सुने बगैर सारा मलबा उन पर डाल दिया गया और एमएस ने एमएनए के दबाव में डॉक्टर मौजम के टर्मिनेशन लेटर्स भी सादर फरमा दिए। इस टर्मिनेशन के अगेंस्ट यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और नून लीग वालों ने 22/4/16 को डॉक्टर मौजम के टर्मिनेशन पर जश्न उसी डीएचक्यू सरगोदा में रखा हुआ था। उन्होंने ही दोबारा डॉक्टर्स को मारा, लेडी डॉक्टर्स को हरास किया, उनके दुपट्टे खींचे, कुछ ने भागकर ऑपरेशन थिएटर में अपनी जान बचाई। लेकिन इन गुंडों ने ऑपरेशन थिएटर को लाते यानी मार मार के उसके दरवाजे तोड़े और डॉक्टर उमैर को बुरे तरीके से मारपीट भी की। कुछ सियासी भर्तियों वाले एम्प्लॉयज़ ने भी उन गुंडों का साथ दिया और मारपीट में साथ साथ थे। पुलिस सैडली वहाँ पे खामोश तमाशाई बनी रही। असिस्टेंट कमिश्नर वॉज देयर, पर उन्होंने पूरे मामले पर खामोश रवैया अख्तियार किए रखा और 2 सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर रेहान और डॉक्टर उस्मान को पुलिस की मौजूदगी में मारा पीटा गया। बचाने के उल्टा डॉक्टर्स को ही उठा लिया और वो तो बाकियों का जब एहतजाज हुआ फिर उनको रिलीज़ किया गया। प्रॉब्लम एक और है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, अनफॉर्चुनेटली एक साफ़ मछली जो है वो पूरे तालाब को साफ़ नहीं कर सकती। उसके लिए पूरे तालाब का पानी बदलना पड़ता है और उसकी सफाई करनी पड़ती है। साफ़ और ताज़ा पानी डालेंगे, फिर साफ़ मछलियाँ डालेंगे, फिर ही तालाब साफ़ होगा। ये अकाउंटेबिलिटी जो है अब इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, एथनिक रिलीजियस डिवाइड, ये होनी पड़ेगी, तभी ये मुल्क आगे की तरफ चल सकेगा। Until the next time, Allah Hafiz.